हाँ, चलिए स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। मैं अशोक सर आप सभी स्टूडेंट्स का अपने यूट्यूब चैनल में फ्री ऑनलाइन फिजिक्स क्लासेस में स्वागत करता हूँ। और क्लास हम लोग आगे बढ़ाते हुए चले। और ठीक है, जैसे अभी हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स का टॉपिक पढ़ रहे हैं। आज फ्लूइड मैकेनिक्स का टॉपिक का और ठीक है 10th क्लास है हम लोग का। और ठीक है 10th क्लास है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको टॉपिक बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा, फॉलो किए होंगे, मजा पे लिए होंगे टॉपिक को। और ठीक है, अगर पिछला कोई टॉपिक छूट गया तो पिछला वाला वीडियो को आप देखिए ताकि लिंक टॉपिक आए तो समझ में ज्यादा आएगा। और ठीक है, अभी तक जो हम लोग जितना भी टॉपिक पढ़े वो सब का सब आइडियल फ्लूइड्स के लिए पढ़े थे। आइडियल फ्लूइड्स के लिए पढ़े थे मैंने इनकॉम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस, इनकॉम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस। लेकिन अब आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन यहां जानना है। अड़ेगा नॉन आइडियल फ्लूइड्स का, नॉन आइडियल फ्लूइड्स का, जो आइडियल नहीं है प्रैक्टिकल फ्लूइड्स का। प्रैक्टिकल फ्लूइड्स से रिलेटेड कुछ टॉपिक को पढ़ेंगे। अड़ेगा हम लोग आइडियल में क्या माने थे, जिसमें कोई भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है। लेकिन अब हम लोग पढ़े जा रहे हैं वो ऐसा जिसमें कुछ स्लाइटली फ्रिक्शन फोर्स रह सकता है। अरे और टॉपिक में क्या बोले सर, आप क्या बोले फ्रिक्शन फोर्स, क्या लिक्विड के बीच में कोई फ्रिक्शन फोर्स भी काम कर सकता है? लिक्विड में फ्रिक्शन फोर्स काम करता है। सोच रहा होगा क्या बोल रहे हैं सर, फ्रिक्शन फोर्स भी कहीं लिक्विड में हो सकता है। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स क्या पढ़े थे कि कोई एक ऑब्जेक्ट है दूसरे सरफेस पर रख दिया जाए, जब उसको मूव कराने की कोशिश करते हैं तो एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है। हम लोग अभी तक फ्रिक्शन के बारे में इतनी नहीं जानते हैं कि अगर कोई सरफेस है, सॉलिड सरफेस पर कोई ऑब्जेक्ट को किसी सॉलिड सरफेस पर रख दिया जाए और इसको मूव करे तो दोनों के बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स काम करता है। हाँ बिल्कुल उसी फ्रिक्शन का बात करते हैं। कहीं लिक्विड में भी फ्रिक्शन हो सकता है। कहां पर फ्रिक्शन होगा? तो लिक्विड में अलग अलग हाइट पर जो मौजूद लिक्विड होता है जो फ्लो कर रहा है वो लेयर्स बनाता है। लेयर्स, जैसे ये एक लिक्विड, मान लो इतना चौड़ा लिक्विड बह रहा है तो ये वाला अलग लेयर है, ये अलग लेयर है, ये लेयर बाय लेयर कंसीडर किया जा सकता है कि लिक्विड जो फ्लो है उसको लेयर बाय लेयर फ्लो किया माना जा सकता है। और जब भी इसी फ्रिक्शन के समान, और चलिए सर लेयर बाय लेयर मान भी ले, लेकिन लेयर बाय लेयर बाय बहेगा तो फ्रिक्शन फोर्स कहां पर काम करे? कहां पर फ्रिक्शन फोर्स की बात कर रहे हैं? क्या ये लेयर दो सब एक साथ नहीं बहता है? नहीं, ये भी आपको जानने का चीज है कि जब लिक्विड किसी में फ्लो करता है तो उसका हर लेयर अलग अलग वेलोसिटी से फ्लो करता है। इनर्शिया प्रॉपर्टीज के मुताबिक जो लोअर लेयर है, लोएस्ट लेयर है, वो अलग वेलोसिटी से ऊपर जैसे आप जाएंगे तो वेलोसिटी का मान चेंज। ये तो पहला वर्ड सुन रहे, ऐसा भी हो सकता है। हाँ ऐसा भी हो सकता है। ऐसा ही होता है कि जो लेयर्स है, जो निचला लेयर्स है, वो इनर्शिया प्रॉपर्टी के कारण एकदम रेस्ट में रहना चाहता है। जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं, ठीक है, बस रेस्ट से, फिक्स पॉइंट से, जमीन से उसका दूरी जब बदलता है तो उसका लेयर अलग अलग वेलोसिटी के साथ मूव करता है। और इसी कारण दो लेयर्स के बीच में एक रिलेटिव वेलोसिटी पैदा होता है। और वो रिलेटिव वेलोसिटी अड़ेगा, वो जो रिलेटिव वेलोसिटी है जिसके कारण उसमें एक फ्रिक्शन का उत्पन्न होता है। अच्छा, पहला बार सुनने को मिला। हाँ तो जानो कि किसी भी लिक्विड में जब भी कोई लिक्विड फ्लो करता है तो उसका जो अलग अलग लेयर्स है वो अलग अलग वेलोसिटी के साथ फ्लो करता है, अलग अलग वेलोसिटी का फ्लो करता है, जिसके कारण लेयर्स के बीच में एक रिलेटिव वेलोसिटी रहता है। और रिलेटिव वेलोसिटी होने के कारण सिंपल फ्रिक्शन के समान उन लेयर्स के बीच में भी एक फ्रिक्शन फोर्स काम करता है। और उस फ्रिक्शन फोर्स को हम लोग कहते हैं विस्कस फोर्स। आज हम लोग इसी टॉपिक के साथ शुरू करने जा रहे हैं, विस्कस फोर्स एंड विस्कोसिटी। अड़ेगा विस्कस फोर्स एंड विस्कोसिटी, विस्कस फोर्स अड़ेगा बस विस्कस फोर्स यानी कि फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द लेयर्स, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। अब अगर कभी कोई पूछे फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है तो इतने ही कह सकते हैं कि व्हेन अ लिक्विड फ्लोज, जब कोई लिक्विड फ्लो करता है देन इट्स अ डिफरेंट लेयर मूव्स विद अ डिफरेंट वेलोसिटी। अलग अलग लेयर अलग अलग वेलोसिटी से मूव करता है, अलग अलग लेयर अलग अलग वेलोसिटी से मूव करता है। एज अ रिजल्ट ए फ्रिक्शन फोर्स, एक अपोजिंग फोर्स एक्ट्स बिटवीन द लेयर्स। लेयर्स के बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स काम करता है नोन एज विस्कस फोर्स। लिखना चाहो तो लिख लो, व्हेन ए लिक्विड फ्लोज, जब भी कोई लिक्विड फ्लो करता है, लिक्विड फ्लोज देन इट्स अ डिफरेंट लेयर, देन इट्स अ डिफरेंट लेयर
जो इसका अलग अलग लेयर होता है, देन इट्स अ डिफरेंट लेयर मूव्स विथ different velocity, moves with different velocity। जो इसका अलग अलग लेयर है वो डिफरेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता है। When a liquid flows, जब कोई लिक्विड फ्लो करता है, then its different layer moves with a different velocity। जो इसका अलग अलग लेयर है वो अलग अलग वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, moves with a different velocity। as a result of a relative velocity के परिणाम स्वरूप, due to relative velocity between the layers, due to relative velocity between the layers, velocity between the layers, अड़ेगा between the layers के बीच में relative velocity के कारण, due to relative velocity between the layers, अड़ेगा layers के बीच में relative velocity होने के कारण a friction force acts between them, उनके बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स काम करता है, acts between them, called viscous force। अच्छा, अब थोड़ा बहुत समझ में आया, viscous force। अच्छा, अब थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। क्या बोले कि जब लेयर्स मूव करता है तो इसका अलग अलग लेयर अलग अलग वेलोसिटी से मूव करता है, और इस वेलोसिटी के कारण लेयर्स के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी होता है, एक तेज चलना चाहता है, एक धीमा चलना चाहता है, तो एक रिलेटिव वेलोसिटी हुआ, और इस रिलेटिव वेलोसिटी के कारण उनके बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स काम करता है, और उसी फ्रिक्शन फोर्स को नाम दिया गया विस्कस फोर्स। क्या याद बढ़ी क्या? अच्छा सर ये बताइए, क्या ये विस्कस फोर्स जो होगा वो ऑर्डिनरी फ्रिक्शन जो हम लोग पढ़े हैं पीछे फ्रिक्शन फोर्स, क्या उसी के समान होता है? क्या यह फ्रिक्शन फोर्स जो विस्कस फोर्स हुआ वो सॉलिड वाला फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होता है? तो ये बात समझो, ये कुछ हद तक बराबर, कुछ हद तक डिफरेंस, कुछ हद तक इसके बराबर भी होता है, कुछ हद तक डिफरेंस बराबर होता है। क्या बोल रहा है सर? बराबर भी होता है, डिफरेंस भी होता है, समझ में नहीं आया? आप समझो, बराबर की शर्त में कि फ्रिक्शन फोर्स तभी नहीं काम करता है जब लेयर्स के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी होता है। आज भी वही कि यहाँ पर विस्कस फोर्स जो लेयर्स के बीच में काम करता है वो भी तभी काम करेगा जब लेयर्स के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी होता है। ठीक है, यानी कंडीशन अभी भी वही है कि रिलेटिव वेलोसिटी एक्ट्स बिटवीन द लेयर्स, और दोनों ऑब्जेक्ट पर डायरेक्शन अपोजिट्स। पता हम ऐसा कर सकते हैं कि सिमिलर टू फ्रिक्शन, नोट पे लिख सकते हैं, अड़ेगा सिमिलर टू फ्रिक्शन बिटवीन द सॉलिड ऑब्जेक्ट, सिमिलर टू फ्रिक्शन acting between solid object के फ्रिक्शन के समान, अड़ेगा सिमिलर टू फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन द सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, फ्रिक्शन फोर्स oppose the relative motion of the, अड़ेगा फ्रिक्शन फोर्स oppose the relative motions of the layers and acts on opposite direction of the layers, acts on opposite direction on the layers। ठीक है, on the layers, ठीक है, लेयर्स पर अपोजिट दिशा में काम करता है। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स तभी काम करेगा जब रिलेटिव वेलोसिटी होगा, दोनों पर अपोजिट। जैसे देखो ये सॉलिड में था ना, सॉलिड जब इनके बीच में रिलेटिव फोर्स खींचा जाएगा तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स पीछे और इस पर लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स आगे। आज भी वही, अगर मान लो ये एक लेयर है, ठीक है, ये दो लेयर बह रहा है, अब इन दोनों के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स, अगर ये वाला वेलोसिटी तेज है, इसका थोड़ा धीमा है, ये तेज है, इस पर फ्रिक्शन फोर्स पीछे और इसमें विस्कस फोर्स का मान सामने। ठीक है, इसका फ्रिक्शन फोर्स इस लेयर पर पीछे और इस पर सामने, बिल्कुल सॉलिड के समान। क्या है? ठीक है। अच्छा, डिफरेंस किस मामले में होगा तो देखते हैं। देखो,
दूसरा नोट हम ये लिख सकते हैं, फ्रिक्शन फोर्स जो होता था अड़ेगा, फ्रिक्शन फोर्स वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट, याद है ना बात, वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट, कांटेक्ट एरिया से इंडिपेंडेंट, मतलब नहीं आया। देखो सॉलिड के बारे में क्या बताए थे कि अगर मान लो एक सॉलिड ऑब्जेक्ट को ऐसे रख दिया जाए या ऐसे रख दिया जाए, अगर दोनों बार हम फोर्स लगाते हैं तो इसमें जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, वो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो कांटेक्ट एरिया, इतना बड़ा कांटेक्ट हो या इतना छोटा कांटेक्ट हो, दोनों बार फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू वही म्यू एन के बराबर, वही म्यू एन के बराबर होता था। जबकि लेयर सॉलिड लिक्विड में नहीं है, जितना बड़ा कांटेक्ट एरिया होगा, कांटेक्ट एरिया जितना ज्यादा होगा, विस्कस फोर्स का मान उतने ही ज्यादा। तो पहला अंतर तो यही कि दिस डिपेंड्स अपॉन एरिया, वो फ्री था, ये डिपेंड्स। और ऑब्जेक्ट यहां पर अगर 2 मीटर चले या 10 मीटर चले, फ्रिक्शन फोर्स का मान बराबर होता था सॉलिड केस में। लिक्विड में ऐसा नहीं, जितना ज्यादा वेलोसिटी का डिफरेंस होगा, फ्रिक्शन फोर्स का मान उतने ही ज्यादा अड़ेगा। मतलब अनलाइक सॉलिड फ्रिक्शन, सॉलिड फ्रिक्शन के विपरीत, अनलाइक सॉलिड फ्रिक्शन अड़ेगा, विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स डिपेंड्स अपॉन अड़ेगा, डिपेंड्स अपॉन, विस्कस फोर्स किस पर डिपेंड करेगा, विस्कस फोर्स डिपेंड्स अपॉन, ठीक है, डिफरेंस इन रिलेटिव वेलोसिटी या मैग्नीट्यूड ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी एंड कांटेक्ट एरिया, मतलब कांटेक्ट एरिया और इसका पर डिपेंड करता है, एंड कांटेक्ट एरिया अड़ेगा। तो दोनों के बीच में अंतर समझ में आया। फिर से बता के, लेयर्स के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी होने के कारण जो फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा, जो अपोजिंग फोर्स काम करेगा, दैट इज कॉल्ड विस्कस फोर्स। क्या है बा, ठीक है, विस्कस फोर्स सॉलिड के समान तभी काम कर सकता है जब लेयर्स के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी होगा। सॉलिड के अपोजिट विस्कस फोर्स जो है वो कांटेक्ट एरिया पर भी डिपेंड करता है और रिलेटिव वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड पर भी डिपेंड करता है। क्या है, इतना बात ठीक है बस। अब ये आपका वैल्यू हो गया। चलो इतना बात समझ रहे हो, डिपेंड कर रहा है, लेकिन उसके बीच में एग्जैक्ट रिलेशन क्या होता है, तो इसका हम लोग थोड़ा सा डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। एक्सप्रेशन फॉर विस्कस फोर्स, एक्सप्रेशन फॉर विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स अड़ेगा, एक्सप्रेशन फॉर विस्कस फोर्स। मान लो एक लिक्विड कहीं पर फ्लो कर रहा है, कहीं पर लिक्विड फ्लो कर रहा है, ठीक, बस यहां पर देखो ये एकदम नीचे वाला सतह, एकदम लोएस्ट सरफेस, लोएस्ट सरफेस, तो यहां पर जो सटा हुआ लिक्विड होता है ना, वो लगभग रेस्ट में वेलोसिटी बहुत ही कम, उसके ऊपर लेयर थोड़ा सा ज्यादा वेलोसिटी, उसके ऊपर और तेज, उसके ऊपर और तेज अड़ेगा, उसके ऊपर का वेलोसिटी और ज्यादा, उसके ऊपर का वेलोसिटी और ज्यादा, ऐसे ऐसे करके वेलोसिटी बढ़ने लगता है। अरे बस ऐसे ऐसे करके वेलोसिटी का मान बढ़ते जाता है। तो हम दो लेयर, कोई भी दो लेयर लेते हैं और उसके बीच का विस्कस फोर्स कितना होगा, इसी को दिखाने का कोशिश करते हैं। अरे बस तो हम यही चीज को लिख रहे हैं, लेट अस कंसीडर द डिफरेंट लेयर्स, consider the different layer of a flowing liquid। किसी फ्लोइंग लिक्विड के दो डिफरेंट लेयर को कंसीडर करते हैं, फ्लोइंग लिक्विड अड़ेगा। लेट अस कंसीडर द डिफरेंट लेयर ऑफ ए फ्लोइंग लिक्विड। आप कंसीडर टू लेयर, दो लेयर कंसीडर करते हैं, एक का हाइट z, एक का हाइट z प्लस dz, एक का हाइट z और एक का हाइट z प्लस dz। तो इनका वेलोसिटी क्या रहा होगा, मान लेते हैं इसका वेलोसिटी v, तो इसके तुलना में ये थोड़ा सा वेलोसिटी ज्यादा, v प्लस dv। तो हम यही बात कर रहे हैं, कंसीडर टू लेयर्स, दो लेयर कंसीडर कर रहे हैं, कंसीडर टू लेयर एट ए हाइट z एंड z प्लस dz, ठीक है। कंसीडर टू हाइट्स अड़ेगा, z एंड z प्लस dz, दो टो का हाइट कंसीडर कर लिए, एक z पर और एक z प्लस dz पर।
अड़ेगा अब इनके बीच में लगने वाला विस्कस फोर्स, इनके बीच में लगने वाला विस्कस फोर्स अड़ेगा अब इनके बीच में लगने वाला विस्कस फोर्स का मान निकालते हैं। कंसीडर टू लेयर्स एट हाइट इतना। नाउ दो लेयर कंसीडर, सपोज मान लेते हैं कि इनका कांटेक्ट एरिया, सपोज कांटेक्ट एरिया ऑफ द लेयर अड़ेगा लेयर्स का कांटेक्ट एरिया कितना है ए। मान लेते हैं कि दोनों लेयर का कांटेक्ट एरिया कितना है ए। अड़ेगा दो का लेयर कंसीडर किए, एक z हाइट पर एक z प्लस डी जेड पर, कांटेक्ट एरिया इतना, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ द लेयर कितना है, वेलोसिटी ऑफ द लेयर्स कितना आ जाएगा v एंड v प्लस डी वी रेस्पेक्टिवली, मतलब एक का वेलोसिटी v तो एक का v प्लस डी वी। अब हम इन्हीं दो लेयर के बीच में लगने वाला विस्कस फोर्स निकालते हैं, इन्हीं दोनों के बीच में लगने वाला विस्कस फोर्स निकालते हैं। एक बार देख लो, हाँ चलिए, जैसा कि आप देखो हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं कि अगर विस्कस फोर्स का एक्सप्रेशन निकाल रहा है कि अगर कोई फ्लोइंग लिक्विड है उसके दो लेयर्स के बीच में कितना विस्कस फोर्स काम करेगा, इसका एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालने का कोशिश कर रहे हैं। और ठीक है, तो हम उसमें क्या किए कि एक कंसिडर फ्लोइंग लिक्विड कंसिडर किए जिसका दो लेयर लिए, एक जेड हाइट पर और एक जेड प्लस डी जेड हाइट पर। दो लेयर कंसिडर किए, एक जेड हाइट पर और एक जेड प्लस डी जेड हाइट पर। और ठीक बात, मान लेते हैं कि उनका कॉन्टेक्ट एरिया इतना, वेलोसिटी इतना। तो एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर, बाय एक्सपेरिमेंटल फैक्ट के आधार पर, और ठीक है, अब इसी को हम आगे देखते जा रहे हैं। बाय एक्सपेरिमेंटल फैक्ट, बाय एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट या एक्सपेरिमेंटल फैक्ट, बाय एक्सपेरिमेंटल फैक्ट, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट के आधार पर जो विस्कस फोर्स होगा, ठीक है, ये जो विस्कस फोर्स है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कांटेक्ट एरिया। कांटेक्ट एरिया मतलब ए का प्रोपोर्शनल होता है। जो विस्कस फोर्स है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब किस रेस्पेक्ट में वेलोसिटी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब dv बाई डी जेड, dv बाई डी जेड। ठीक है, जो विस्कस फोर्स है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है कांटेक्ट एरिया का और डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। बाय एक्सपेरिमेंटल फैक्ट ये पाया गया कि दो लेयर्स के बीच में जो विस्कस फोर्स होगा वो उनके कांटेक्ट एरिया का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसका वेलोसिटी ग्रेडियंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो एफ बी, ठीक है, ऑन मर्जिंग, अड़ेगा ऑन मर्जिंग, अड़ेगा इनको अगर मिलाया जाए तो क्या मिलेगा कि जो विस्कस फोर्स है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए इंटू ए डीवी बाई डी जेड, ए इंटू डीवी बाई डी जेड। अड़ेगा और ये विस्कस फोर्स को जब प्रोपोर्शनल साइन हटाया गया तो एक कांस्टेंट जुड़ता है ईटा, अड़ेगा ईटा ए डीवी बाई डी जेड। माइनस साइन तो समझ में आ रहा होगा कि निगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि फ्रिक्शन फोर्स है, अपोजिंग फोर्स है। वेयर यहां पर देखो, वेयर ईटा क्या है, ईटा इज ए कांस्टेंट, ए कांस्टेंट कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, अड़ेगा विस्कोसिटी का कोफिशिएंट है। वेयर ईटा इज अ कांस्टेंट कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। यानी कि अगर कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है तो उनके दो लेयर के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो फ्रिक्शन फोर्स का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है, तो ईटा ए डीवी बाई डी जेड के बराबर। ईटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जो लिक्विड के नेचर पर डिपेंड कर रहा है। जैसे वाटर का बहुत ही कम, नहीं के बराबर, कोई गाढ़ा लिक्विड है, तेल है, उसके लिए थोड़ा ज्यादा, मध का बात करें, हनी का बात किया जाए तो एन का वैल्यू ज्यादा, और हम डीजल का बात किया जाए तो एन का वैल्यू और ज्यादा। तो कुछ इस तरह डिपेंड करता है, जो लिक्विड के कैरेक्टर पर डिपेंड करता है। ये क्या है, कांटेक्ट एरिया, जो लेयर आपस में टच हुआ उसका एरिया।
और dv by dz क्या है, तो दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट। और ठीक है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू हाइट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू हाइट, मतलब हाइट चेंज होने से वेलोसिटी किस रेट से चेंज कर रहा है, इसका वैल्यू। तो जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है इस पर डिपेंड करेगा। सो अगर हम लोग बात करें कि लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा, फ्रिक्शन फोर्स जिसको हम लोग विस्कस फोर्स करते हैं, उसका वैल्यू कितना होता है, तो दिस इज ईटा ए डीवी बाई डी जेड। ठीक है, अब यहाँ पर एक यूनिट्स है इसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब इसको हम डिफाइन करना चाहें, ठीक है, तो अब डिफिनेशन देख लो। अगर डिफिनेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, अब ये तो बहुत मजेदार चीज है। इसमें तुम्हारे पास क्या है, जबरदस्ती लो डिफरेंशियल है ना, पढ़ाया कभी ऐसा डिफरेंशियल में ए का वैल्यू 1, ए का वैल्यू 1 ले लिया जाए, डीवी बाई डी जेड 1 यूनिट ले लिया जाए, तो ईटा बराबर क्या है, फ्रिक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। देखो वी नो डैट, अभी हम लोग पढ़े हैं वी नो डैट कि विस्कस फोर्स इज इक्वल टू, विस्कस फोर्स का जो वैल्यू होता है वो माइनस ईटा ए डीवी बाई डी जेड के बराबर होता है। अब व्हेन कॉन्टेक्ट एरिया ए बराबर 1 यूनिट स्क्वायर, ए बराबर 1 यूनिट स्क्वायर के बराबर हो, डीवी बाई डी जेड का वैल्यू 1 यूनिट के बराबर हो, 1 यूनिट पर मीटर, अड़ेगा पर मीटर, मतलब 1 यूनिट के बराबर हो, 1 यूनिट के बराबर हो, देन विस्कस फोर्स इज इक्वल टू ऐसा, यानी कि हम कह सकते हैं कि दैट इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द viscous force acting between the layers, ठीक है, whose contact area is 1 square unit and velocity gradient of 1 unit is maintained between them. That is viscous force, that is coefficient of viscosity, ठीक है, coefficient of viscosity, that is coefficient of viscosity is numerically equal to equal to viscous force, is numerically equal to viscous force acting between the, अड़ेगा numerically equal to the viscous force acting between the layers, लेयर के बीच में लगने वाला विस्कस फोर्स के बराबर होगा। उस कांटेक्ट एरिया जिसका कांटेक्ट एरिया कितना है, 1 स्क्वायर यूनिट एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट ऑफ 1 यूनिट इज मेंटेन between them, अड़ेगा देखो हम क्या बोले, अड़ेगा दैट इज, आप क्या बोले कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो किसके बराबर होगा, तो इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द विस्कस फोर्स एक्टिंग बिटवीन द लेयर्स के बीच में लगने वाला विस्कस फोर्स के बराबर है। कौन सा लेयर, whose contact area is 1 square unit and which maintain the velocity gradient of 1 unit, जो velocity gradient 1 यूनिट का मेंटेन करेगा वो उसके बराबर होगा। क्या याद बढ़ गया? अब एक नया क्वांटिटी आया तो आप इसका यूनिट डायमेंशन भी जान लीजिए, फेमस चीज में है। तो देखिए अब बताओ यूनिट क्या होगा, तो यूनिट यहां से निकाल सकते हैं, यूनिट्स का वैल्यू से देखो, ये तुम्हारे पास इसका होता है न्यूटन, ये हो गया ईटा, ये एलसी का निकालना है, ए हो गया मीटर स्क्वायर, ये डीवी बाई डी जेड वेलोसिटी यानी कि मीटर पर सेकेंड और डिवाइड बाई मीटर, है ना, हो गया एम से एम का आंसर। सो न्यूटन ये हो गया इतना, ईटा मीटर स्क्वायर और डिवाइड बाई सेकेंड, यानी न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। सो इसका यूनिट तुम्हारे पास हो गया एसआई यूनिट तुम्हारे पास है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, और इसी को हम लोग डेका पॉइस के नाम से भी जानते हैं, अड़ेगा, और डेका पॉइस के नाम से जानते हैं। सीजीएस यूनिट इसका पॉइस है, सीजीएस यूनिट आपका पॉइस, अड़ेगा, एसआई यूनिट हो गया न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर या पॉइस या डेका पॉइस। देखिए ये आपका एसआई और ये सीजीएस यूनिट।
अब इसका डायमेंशन अगर आप चाहो तो डायमेंशन भी निकाल सकते हैं, यहीं से निकाल लो, यूनिट से ही निकल जाएगा। सो ईटा का डायमेंशन कितना हो गया, न्यूटन का हो गया ml² mlt-2, सेकेंड का हो गया t, मीटर स्क्वायर का हो गया l²। कैलकुलेशन कर लो तो आ जाएगा m l-1 और t-1। लो ये इसका यूनिट डायमेंशन, नेचर तो स्केलर है ही, डिफरेंशियल दे सकते हैं, यूनिट डायमेंशन दे सकते हैं। क्या यहां तक बात ठीक है? अच्छा सर अभी तक तो आप बताए, और ठीक है कि लिक्विड जब फ्लो करता है तो उसका नीचे का वेलोसिटी अलग, ऊपर वाला का अलग, और वाला अलग। कोई ऐसा एग्जांपल दीजिए जिसमें इस तरह का देखने को हमको मिल जाए। नहीं देखा है कभी डिस्कवरी चैनल में समुद्र वाला सीन का देखना, जो निचला लेयर है वो एकदम काम, एकदम स्टिल लगे, एकदम शांत जला हुआ है, पानी में टब में पानी रखा हुआ है, एकदम शांत स्टिल वाटर। और जैसे जैसे ऊपर जाए धीरे से वेलोसिटी बढ़ता रहता है, और सबसे ऊपर में लेयर में ये लहरी आता रहता है, नहीं सबसे ऊपर लहर पे, ठीक है कोई लहर पे कभी ढाया एकदम ऊपर ऐसा कि उठा के तुमको फेंक दे, इस तरह का वेलोसिटी, उतना हाई वेलोसिटी। और लोएस्ट लेवल में पहुंच जाओ तो एकदम स्टिल का पत्ता तक नहीं हिलता है, वो स्टिल वाटर। तो वही आपका एग्जाम्पल देख सकते हैं कि अलग अलग लेयर में अलग वेलोसिटी होता है। अच्छा ये बात है, अच्छा एक बात और, कभी पाइप के मोशन के बारे में सोचा है? पाइप के मोशन को कभी ध्यान दिया है? अगर पाइप में जो लिक्विड बहता है ना, उसको अगर लेयर को बहा दिया जाए तो उसका लिक्विड कैसे बहेगा? कभी पाइप में अगर लिक्विड को, जैसे मान लो नोजल को हम छोड़ते हैं, पाइप में तुम्हारा पानी भरा हुआ है, अगर हम नोजल को छोड़े, यहाँ से मान लो नोजल ऐसे बंद है, इसको हम हटा दें तो ज्यादा पानी किस तरह का बहेगा? अगर तुम उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखेगा तो पानी कुछ इस तरह का लेयर पर बहेगा, इस तरह का लेयर बहेगा। मतलब यहाँ का वेलोसिटी एकदम छोटा, उसकी तुलना में इसका वेलोसिटी, उसकी तुलना में ये वेलोसिटी, उसकी तुलना में ये वेलोसिटी और बढ़ता हुआ, और सेंटर पर वेलोसिटी सबसे ज्यादा। मतलब अलग अलग लेयर, जो ट्यूब से सटा हुआ लेयर उसका वेलोसिटी थोड़ा कम, जैसे जैसे सेंटर की ओर बढ़ रहे हैं, एक्सिस की ओर बढ़ रहे हैं, तो उस पर वेलोसिटी का मान ज्यादा चल जाता है। नहीं देखा तो ये तुम्हारे पास, इसको लिखना तो एक मिनट नोट कर लो। वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड, वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड, वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड, वेलोसिटी ऑफ द लेयर ऑफ द लिक्विड, velocity of the layer of the liquid flowing in a tube, flowing in a tube। एक ट्यूब में जो लिक्विड बह रहा है उसका लेयर का वेलोसिटी। अड़ेगा मान लो ये एक ट्यूब है, यहाँ से ट्यूब दिखा रहे हैं, और ये ट्यूब है, ट्यूब में लिक्विड बह रहा है, उसका लेयर का वेलोसिटी, इस ट्यूब का लेंथ है L, यहाँ का प्रेशर है P1, स्वाभाविक ज्यादा रहा होगा, ये P2 प्रेशर, तब ना इधर बह रहा है, वेलोसिटी H। ये इसका एक्सिस, ये इसका एक्सिस, ये इसका एक्सिस, इसका रेडियस है मान लेते हैं R। तो यहां से R दूरी पर जो लेयर्स है उसका वेलोसिटी, R दूरी पर मौजूद जो लेयर्स है उसका वेलोसिटी। अब डिराइव अभी नहीं करेंगे, अभी आपका लेवल पे ऐसा डिराइवेशन नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपसे कहा जाए पड़ेगा कि वेलोसिटी बनी फैक्ट है जो आप इसको याद रखिए कि वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड, वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड, वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड, अड़ेगा वेलोसिटी ऑफ द लेयर, वेलोसिटी ऑफ द लेयर ऑफ द लिक्विड, लेयर ऑफ द लिक्विड, लिक्विड at a distance small r, at a distance small r from the axis, from the axis is given by, उसका वैल्यू होता है is given by, इसको दिया जा सकता है। सो वेलोसिटी का जो मान होता है, अड़ेगा बात, वेलोसिटी का जो मान होता है वो P1 माइनस P2, देखो π/8, अड़ेगा सर इसका वैल्यू तुम्हारे पास क्या हो गया, π/8, ये वैल्यूज क्या हो गया 8 ईटा L, और ये हो गया R4। अड़ेगा एक मिनट रुको, जैसा ये तुम्हारे पास क्या हो गया, जस्ट हो गया P1 माइनस P2, अड़ेगा ये आपका P1 माइनस P2, दिस इज R² माइनस R², अड़ेगा
आर स्क्वायर, और ये जो वैल्यू तुम्हारे पास है दैट शुड बी इक्वल टू ए ईटा एल, 4 ईटा एल पड़ेगा P1 माइनस P2 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 4 ईटा एल। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वेलोसिटी तुम्हारे पास क्या है कि जो लेयर्स है वो अलग अलग वेलोसिटी से मूव करता है, और लेयर्स का जो मूविंग का वेलोसिटी है वो इस रिलेशन को फॉलो करता है। P1 और P2 क्या है? प्रेशर्स। आर स्क्वायर क्या है? रेडियस ऑफ द ट्यूब। स्मॉल आर एक्सिस से जिस सेंटर से जिस दूरी पर आपको चाहिए, और ठीक है वो दूरी पर चाहिए, और 4 ईटा एल इस एक्सप्रेशन से बता। इससे तो कोई भी देख के बता सकता है कि एकदम सेंटर एक्सिस पर सटा हुआ लेयर का वेलोसिटी क्या होगा और उससे दूर लेयर पर वेलोसिटी का मान क्या होगा। क्या यहां तक ठीक है? अगर मान लो, अगर हम मान लेते हैं यहां पर कैपिटल आर का वैल्यू मैंने इससे स्मॉल आर की दूरी पर मैंने एक्सिस पर बात किया जाए, बिना इसको जरा सा देखो, एट एक्सिस, एक्सिस पर जो लिक्विड बह रहा है उसका वेलोसिटी एट एक्सिस, एक्सिस एट एक्सिस वेलोसिटी ऑफ द लेयर इज इक्वल टू क्या होगा? तो P1 माइनस P2 माइनस P2, और ये हो गया दिस आर स्क्वायर एकदम एक्सिस में पहुंच जाए तो सेंटर से स्मॉल आर का वैल्यू कितना हो गया? 0। आर स्क्वायर डिवाइड बाय 4 ईटा एल के बराबर। मतलब अगर कोई लिक्विड कोई ट्यूब में प्रेशर अप्लाई करो P1 और P2 तो इसका अलग अलग लेयर अलग वेलोसिटी से मूव करता है। सेंटर वाला एक्सिस वाला लेयर इतना वेलोसिटी से मूव करेगा। ये हो गया एक्सिस पर जो लेयर है वो उस वेलोसिटी से मूव करेगा, और वॉल पर, वॉल से सटा हुआ जो लेयर होगा उसका वेलोसिटी क्या होगा? मतलब एकदम वॉल से सटा हुआ लेयर, तो वहां पर स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर, सो P1 माइनस P2, और ये हो गया 0। सो इस प्रकार से आप इसका मान निकाल सकते हैं। क्या है ठीक है? लेयर अलग अलग वेलोसिटी चलता है, ये भी समझ में आ गया कि सेंटर पर वेलोसिटी एक्सिस पर जो लेयर उसका वेलोसिटी क्या होगा और एंड पर जो वेलोसिटी क्या होगा। ठीक है, जो भी है किस पर डिपेंड करता है? लेयर्स का वेलोसिटी प्रेशर पर, लेंथ पर, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पर, और रेडियस ऑफ द ट्यूब पर। ये 4 फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है। चलिए इसी में एक टॉपिक और आप पढ़ सकते हैं, रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो। रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो, रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो। अब ये क्या टॉपिक है? अब ये कौन सा नया टॉपिक हो गया? रेट ऑफ फ्लो तो समझ में आया था, रेट ऑफ फ्लो समझ में आया, रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो मतलब इसमें तुम्हारे पास क्या बोला? एक ट्यूब है जिसका लेंथ L, इन पर अगर प्रेशर अप्लाई किया P1 और P2 तो उसमें जितना वॉल्यूम पर यूनिट टाइम उसमें फ्लो करेगा, अमाउंट ऑफ वॉल्यूम फ्लोज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ फ्लो। ठीक है, कोई लिक्विड है, कोई अगर ट्यूब है, ट्यूब के इन पर अगर आप प्रेशर अप्लाई करें तो जितना लिक्विड फ्लो करेगा पर यूनिट टाइम, पर यूनिट का जितना वॉल्यूम, लिक्विड का जितना वॉल्यूम पर यूनिट टाइम में फ्लो करेगा दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ फ्लो ऑफ, रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो। व्हेन तो हम डिस्कशन क्या लिख सकते हैं थ्योरी में कि व्हेन, ठीक है, व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड, व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड, जब प्रेशर अप्लाइड किया जाता है, ठीक है, व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड across a ट्यूब, ठीक है, ट्यूब ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, ट्यूब ऑफ फ्लोइंग लिक्विड, then ठीक है, then amount of volume flows, then amount of volume flows per unit time, flows per unit time is called rate of flow of, rate of volume flow is called rate of volume flow, volume flows, that is rate of volume flows क्या है? पढ़ेगा रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो, रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लोज तुम्हारे पास क्या हो गया? दैट इज कॉल्ड dV by dt। पढ़ेगा रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लोज,
मतलब इकाई समय में जितना लिक्विड उससे फ्लो कर रहा है ट्यूब से, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम, रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो कहला सकता है। अब इसका वैल्यू, अब इसी को हम अगर थोड़ा सा निकालना चाहें तो ये देखो, जैसे मान लो एक ट्यूब है, एक्सप्रेशन निकालना चाहें, इन पर प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है P1, यहाँ पर आया P2, लेंथ है L, लेंथ है L, इसमें बहता हुआ जो लिक्विड है पड़ेगा उसका वैल्यू दिया हुआ है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी N, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी N। अब बताओ रेट ऑफ फ्लो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो, रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो बराबर क्या हो गया, तो जस्ट dV बाई dt पड़ेगा, रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो dV बाई dt। अब रेट जो फ्लो बात करते हैं, जैसे वॉल्यूम फ्लो उसका होता है कि A इंटू वी इंटू टी, निकाला तेरे पास, तो यहां पर तुम्हारे पास किस तरह से निकलेगा ये देखिए। तो अब चूंकि हर लेयर अलग अलग वेलोसिटी से मूव करता है, तो हम यहां पर एक छोटा सा ट्यूब कंसीडर किए, ध्यान देना, छोटा सा ट्यूब कंसीडर किए, ऐसा एक छोटा सा ट्यूब कंसीडर किए पड़ेगा, जिसका इनर रेडियस स्मॉल आर और बड़ा वाला रेडियस आर प्लस डी आर, आर प्लस डी आर, मतलब कुछ ऐसा सिचुएशन हो गया पड़ेगा। देखो यही सिचुएशन है, तो ये तुम्हारे पास इस लेयर से बहता हुआ लिक्विड यहां से केवल बह रहा होगा, यहां वाला लिक्विड का एक वेलोसिटी होगा पड़ेगा, इसका जितना वॉल्यूम बहेगा हमको वो निकालना है। तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, देख लो, इसका एरिया, ये पार्ट का एरिया, ये पार्ट का एरिया, ये पार्ट का एरिया, इसका रेडियस कितना है आर और ये चौड़ाई है डी आर, तो इसका एरिया 2 पाई आर इंटू डी आर इंटू डी आर इंटू वेलोसिटी वी, इतने ना होगा रेट ऑफ फ्लो पड़ेगा। रेट ऑफ फ्लो अगर तुम थोड़ा सा कैसे लिख दिए ये भूल रहा है, इसको दिखाते हैं। वॉल्यूम बराबर क्या होता था, जैसे पीछे लिक्विड नहीं दिखाए थे, रेट ऑफ फ्लो क्या होता है A1 V1 इंटू डेल्टा टी। अब dV बाई dt अगर बात करते हैं, dV बाई dt लाएंगे तो केवल बचेगा A1 इंटू V1, यानी इसका वैल्यू A1 इंटू V1 ही है पड़ेगा, इसका वेलोसिटी A1 इंटू V1 ही है। तो हम चूंकि वेलोसिटी हर जगह पर अलग अलग है, तो हमको पार्ट बाय पार्ट करके लेना पड़ा, तो हम अलग अलग वेलोसिटी है डायरेक्ट नहीं निकाल सकते थे, तो हम इसका यूज किए कि छोटा सा पार्ट से निकलने वाला लिक्विड, तो इसका एरिया 2 पाई आर डी आर और इसका वेलोसिटी v, इस वेलोसिटी v का मान क्या हो जाएगा 2 पाई आर डी आर अटेगा 2 पाई आर डी आर, और ये वाला वेलोसिटी का मान अभी जस्ट लिखा है P1 माइनस P2, P1 माइनस P2 अटेगा P1 माइनस P2, और ये वाला वैल्यू देख लो P1 माइनस P2 बाई 4 ईटा L अटेगा, ये हो गया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, क्या है ठीक है। अब रेट ऑफ फ्लो ऑफ द ट्यूब बात कर रहे हैं, तो टोटल माने डीवी बाई डी टी, ठीक है, डीवी बाई डी टी का इंटीग्रेशन, तो यही हम लोग का इसका टोटल वॉल्यूम जितना फ्लो आ रहा है, ठीक है, पूरा लिक्विड से निकालना हुआ टोटल, तो टोटल का इंटीग्रेशन, यही हम लोग बात की, इसमें इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है, यहां से इंटीग्रेशन। अब देखो कौन कौन कांस्टेंट आता है, 2 पाई P1 माइनस P2 बाहर, P1 माइनस P2 बाहर, 2 पाई बाहर, 4 ईटा L बाहर पड़ेगा, ये आपका आर डी आर के साथ गुना हुआ ये आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इंटू आर माइनस आर क्यूब डी आर। अब इसी का लिमिट, अब यहाँ पर वेरिएबल कौन है आर, तो आर का वैल्यू 0 से लेकर कैपिटल आर तक, बस इसका कैलकुलेशन कर लो, जो आएगा वो इसका वैल्यू। सो 2 बाई 4 ईटा एल, और ये हो गया आर स्क्वायर, ये हो गया आर स्क्वायर बाई 2, आर का पावर 4 बाई 4, लिमिट 0 टू आर, ठीक, बस लिमिट 0 टू आर। सो ये आपका फाइनल वैल्यू, ठीक है, सो ये आपका फाइनल वैल्यू, सो कितना आ जाएगा P1 माइनस P2 और 2 पाई 10 4 ईटा एल, कैलकुलेशन कर लेना, तो आर स्क्वायर और आर स्क्वायर R4 बाई 2, R4 बाई 4
एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा P1 माइनस P2 और ये हो गया 2 पाई अड़ेगा 2 पाई कैलकुलेशन करेगा तो R4/2 R4/4 और ये हो गया 4 ईटा एल 2 से काटे तो 2 सो रेट ऑफ फ्लो आपका वॉल्यूम फ्लो क्या हो गया रेट ऑफ फ्लो नहीं बात करें रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो क्या हो गया P1 माइनस P2 P पाई R का पावर 4 और 8 ईटा एल ये आपका रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो आपका आ गया क्या अगर तुम्हारे पास कोई लिक्विड के कोई ट्यूब के दोनों इन पर प्रेशर अप्लाई किया गया P1 और P2 लेंथ L है अड़ेगा तो उसमें कितना वॉल्यूम पर यूनिट टाइम निकलेगा कितना लिक्विड बहेगा तो ये आपका एक्सप्रेशन यही आपका एक्सप्रेशन आया रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो क्या है ठीक है रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो आपका ये बार आ गया चले यहां तक तो बात ठीक बोला इतना बात समझ रहा आज के लिए फर्स्ट टॉपिक के रूप में नहीं हम लोग फेस करें क्या क्या आपको दिखा है बोला क्या बोला पहले एक नया से बताया फ्रिक्शंस की लेयर्स का जो लिक्विड जब बहता है तो अलग अलग लेयर अलग अलग वेलोसिटी से बहता है जिसके कारण उनके लेयर्स के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी आया और रिलेटिव वेलोसिटी के कारण ब्रेक में एक फ्रिक्शन फोर्स काम करता है दैट इज नोन एज विस्कस फोर्स ये पहला कंसेप्ट दूसरा क्या बताया कि जो विस्कस फोर्स है वो कांटेक्ट एरिया पर डिपेंड करता है विस्कस फोर्स कांटेक्ट एरिया पर डिपेंड करता है साथ में विस्कस फोर्स डिपेंड करता है वेलोसिटी ग्रेडियंट पर सो एक्सप्रेशन निकाल के आया ईटा ए डीवी बाई डी जेड कोई लिक्विड अगर कोई ट्यूब में बहता है तो अलग लेयर अलग अलग वेलोसिटी से बहता है सेंटर वाला सबसे तेज उसका अलग एक्सप्रेशन और ट्यूब वाला साइड में सटा हुआ लेकिन उसके बावजूद रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो हम लोग निकालें तो इस एक्सप्रेशन से निकाल सकते हैं रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो हम लोग निकालें तो इस एक्सप्रेशन पर निकाल सकते हैं ठीक है आज के इतने काफ़ी है नेक्स्ट क्लास में भेंट कराएगा ठीक है थैंक यू बाय